डियर स्टूडेंट, इससे पहले वीडियो में हम रेल ट्रांसपोर्टेशन और रोड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे वाटर ट्रांसपोर्टेशन, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन। तो शुरू करते हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन से। वाटर ट्रांसपोर्टेशन एक सबसे पुराना मीन्स है या मोड है ट्रांसपोर्टेशन का। रेल ट्रांसपोर्टेशन रोड ट्रांसपोर्टेशन से भी काफ़ी पहले का, पुराने ज़माने से जब से ह्यूमन ने थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली डेवलप हुआ, तब से उसने छोटी छोटी बोट्स बनाना सीख लिया था और उन बोट्स के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्टेशन या पानी का अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए उपयोग करना सीख गया था। वाटर ट्रांसपोर्टेशन के एडवांटेज हैं, चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है। चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कैसे है? इसके लिए हमें कोई रोड, रेलवे ट्रैक कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसे मेंटेन करने की ज़रूरत है। हमारे शिप्स, हमारी बोट पानी पर चलेंगे और वो वाटर अवेलेबल है। उसके लिए हमें कोई अलग से पैसेज, अलग से पाथ, अलग से ट्रैक बिछाने की ज़रूरत नहीं है। सुटेबल है बल्कि और हैवी मटेरियल्स के लिए। जो हमारे भारी भारी सामान हैं, आयरन है, बहुत सारे कंटेनर्स हैं। एक एक शिप हजारों कंटेनर्स को एक साथ ले जा सकता है। तो एक बल्कि मटेरियल या बहुत ज़्यादा सामान अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए वाटर ट्रांसपोर्टेशन सबसे सुटेबल है। फ्रिक्शन कम से कम लगता है। जो हमारे शिप वगैरह हैं, बोट वगैरह हैं, उन पर फ्रिक्शन सबसे कम लगता है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमारी यहाँ पर कम आती है। फ्यूल कंजम्पशन, अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेल, एयर ट्रांसपोर्टेशन, उनके मुकाबले यहाँ पर फ्यूल कंजम्पशन भी हमारा कम लगता है। रूट कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है नहीं और एक्सीडेंटल चांस भी बहुत कम रहते हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन में। पानी में शिप है, विजिबिलिटी अच्छी खासी रहती है और एरिया भी बहुत ज़्यादा है, कंजेशन नहीं है, तो इस वजह से एक्सीडेंट के चांस भी बहुत कम है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। वो डिसएडवांटेज क्या है? स्लो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्टेशन का जो ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन बहुत स्लो है इन कंपैरिजन टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। रोड और रेल के कंपैरिजन में वाटर ट्रांसपोर्टेशन स्लो है। इसी वजह से इसकी डिमांड कम होती गई, क्योंकि ये रोड और रेल ट्रांसपोर्टेशन से कम्पीट नहीं कर पाया। अगर इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन है, यानी रिवर वगैरह में कोई शिप वगैरह या बोट वगैरह मूव कर रही है, तो रिवर का जो वाटर है वो सीज़न के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करता है। किसी सीज़न में ज़्यादा है, किसी सीज़न में कम है, तो ये भी एक हिंड्रेंस या रुकावट क्रिएट करता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन के डेवलपमेंट में। वाटर ट्रांसपोर्टेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड ओशनिक वाटर ट्रांसपोर्टेशन। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि रिवर, कैनाल्स, लेक, इन सब में जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और ओशनिक वाटर ट्रांसपोर्टेशन, जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन समुद्र में हो रहा है, ओशन में हो रहा है, उसको हम ओशनिक वाटर ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा राइन वाटरवे। राइन रिवर यूरोप की बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है। ये जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड से होकर फ्लो करती है। ये लगभग 1400 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इसमें 800 किलोमीटर वाला पार्ट रॉटरडैम टू बेसेल ये नेविगेबल है। राइन रिवर जर्मनी के रूहर कोल फील्ड से होकर फ्लो करती है। रूहर कोल फील्ड अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट कोल फील्ड है और जर्मनी का या यूरोप का जितना भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ वो रूहर कोल फील्ड के किनारे हुआ। तो रूहर कोल फील्ड के किनारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ और वहाँ पर राइन रिवर ने
वाटर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया। यानी किसी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि वाटर अवेलेबल होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होना चाहिए, एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। तो एनर्जी सोर्स प्रोवाइड किया रोहर कोलफील्ड ने और वाटर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया राइन रिवर ने। साथ के साथ राइन रिवर कनेक्ट करती है स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड के इंडस्ट्रियल रीजन्स को भी। राइन रिवर डैन्यूब रिवर से भी एक कैनाल के थ्रू कनेक्ट है। तो जो राइन रिवर में शिप है उस कैनाल के थ्रू डैन्यूब वाटरवे में भी पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वाटरवे जर्मनी और नीदरलैंड या जिन जिन जगह से होकर जाता है वहाँ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और उनके लिए एक इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन, चीप ट्रांसपोर्टेशन का मोड प्रोवाइड करता है। दूसरा जो हमारा इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन है वो है डैन्यूब वाटरवे। ईस्टर्न यूरोप में डैन्यूब रिवर पर बना हुआ है। इसकी लेंथ लगभग 2900 किलोमीटर है। ये ब्लैक फॉरेस्ट जो रीजन है वहाँ से राइज होती है, वहाँ से निकलती है और ईस्टर्न यूरोप की कई सारी कंट्रीज से फ्लो करती है। यहाँ पर जो चीफ इम्पोर्टेंट जो एक्सपोर्ट मटेरियल्स हैं वो हैं वीट, मेज, टिम्बर और मशीनरीज। तो इस तरह से यूरोप के दो इम्पोर्टेंट वाटरवेज हैं, राइन एंड डैन्यूब वाटरवे। अगला जो हमारा वाटरवे है वो है ग्रेट लेक्स एंड सेंट लॉरेंस वाटरवे ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अमेरिका, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर इम्पोर्टेंट लेक्स हैं लेक सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, एरी, ओंटारियो। तो ये इम्पोर्टेंट लेक्स हैं कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर। ये लेक्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये सभी लेक्स अटलांटिक ओशन से कनेक्टेड हैं सेंट लॉरेंस रिवर के थ्रू। सबसे बड़ी खासियत इन लेक्स की है, ये लेक अमेरिका के इंटीरियर पार्ट तक हैं, लगभग अमेरिका के बीचों बीच तक पहुंच जाती हैं और सेंट लॉरेंस रिवर के थ्रू कनेक्ट हैं अटलांटिक ओशन से। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि कोई भी शिप अगर अटलांटिक ओशन में है तो सेंट लॉरेंस रिवर से होते हुए अमेरिका के बीचों बीच पहुंच सकता है इन लेक्स की मदद से। तो हम समझ सकते हैं कि कोई भी शिप अगर किसी कंट्री के बीचों बीच तक पहुंच सकता है तो उसको कितना बेनिफिट है। कंट्री के बीच सिटी तक कोई भी शिप आसानी से पहुंच रहा है। इम्पोर्टेंट सिटीज़ अमेरिका की, यूएसए की, इन्हीं ग्रेट लेक्स के किनारे किनारे बसे हुए हैं, जैसे डुलुथ, बफेलो, और शिप इन सिटीज़ तक आसानी से पहुंच रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका के इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटीज़, चाहे वो इंटीरियर पार्ट में क्यों ना सही, वो भी पोर्ट फैसिलिटी से या शिप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस रिवर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन रीजन्स में वाटर ट्रांसपोर्टेशन पहुँचाने में। तो ये हमारे इनलैंड वाटरवेज हैं। अब हम पढ़ते हैं ओशनिक वाटरवेज। पहला जो हमारा ओशनिक वाटरवे है वह है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। नॉर्थ अटलांटिक सी रूट नॉर्थ अटलांटिक ओशन के ईस्टर्न कोस्ट पर यूरोप है और वेस्टर्न कोस्ट पर यूएसए, कनाडा। तो हम कह सकते हैं कि अटलांटिक ओशन के, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के दोनों ही किनारों पर दो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन है। इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन है तो इन दोनों के बीच में ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। दुनिया का 1/4 25% जो ओशनिक ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्रांसपोर्टेशन इन्हीं दो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन के बीच में होता है। इसीलिए इसको बिग ट्रंक रूट भी कहा जाता है।
तो नॉर्थ अटलांटिक सी रूट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि दो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन के बीच में ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है, ईस्ट में यूरोप और वेस्ट में यूएसए कनाडा। यूरोप के जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं वो हैं ग्लासगो लंदन, ये यूके के हैं, रॉटरडम नीदरलैंड में, ली हैवे फ्रांस में। अगर अटलांटिक ओशन के वेस्ट की बात करें यानी जो अमेरिकन साइड में इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं वो हैं क्यूबेक मॉन्ट्रियल कनाडा में, बोस्टन न्यूयॉर्क बाल्टीमोर यूएसए में। तो ये हमारा नॉर्थ अटलांटिक सी रूट था। अगला हमारा जो सी रूट है वो है साउथ अटलांटिक सी रूट। साउथ अटलांटिक सी रूट के ईस्ट कोस्ट पर हैं अफ्रीकन कंट्रीज और वेस्ट कोस्ट पर है साउथ अमेरिकन कंट्रीज। तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज में ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे ये कनेक्ट होती हैं इस रूट के थ्रू यूरोप से और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से। नॉर्थ अटलांटिक सी रूट्स के कंपैरिजन में साउथ अटलांटिक सी रूट्स कम डेवलप है, लेस डेवलप है, क्योंकि यहाँ इसके ईस्ट में अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो लेस डेवलप्ड हैं। इम्पोर्टेंट पोर्ट्स, अगर यूरोप के इम्पोर्टेंट पोर्ट्स की बात करें तो लिवरपूल, हम्बर्ग, ये यूरोपियन पोर्ट्स हैं। और अगर साउथ अमेरिकन पोर्ट्स की बात करें तो रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स, मॉन्टविडियो, ये इम्पोर्टेंट साउथ अफ्रीकन पोर्ट्स हैं जो यूरोप से और वेस्ट अफ्रीका से इस रूट के थ्रू कनेक्ट होते हैं। हमारा जो अगला ओशनिक रूट है वो है नॉर्थ पैसिफिक रूट। नॉर्थ पैसिफिक रूट इस नॉर्थ पैसिफिक के ईस्टर्न कोस्ट पर है अमेरिका और वेस्टर्न कोस्ट पर हैं एशियन कंट्रीज जैसे चाइना, जापान एटसेट्रा। तो जो हमारा नॉर्थ पैसिफिक रूट है वो इकोनॉमिकली कम डेवलप्ड है, कम इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस। पैसिफिक ओशन की बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो यहाँ पर फैसिलिटीज़ कम मिलती हैं, रिफिलिंग फैसिलिटीज़ कम मिलती है, रिफ्यूलिंग में प्रॉब्लम आती है। तो ये नॉर्थ अमेरिकन जो पैसिफिक रूट है वो लेस डेवलप्ड है। अगर हम नॉर्थ पैसिफिक के ओशन के ईस्ट कोस्ट की बात करें तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं सैन फ्रांसिस्को, सिएटल, लॉस एंजलिस। और नॉर्थ पैसिफिक के वेस्टर्न साइड की बात करें तो वहाँ पर योकोहामा, टोक्यो, मनीला। तो इस तरह से ये हमारा नॉर्थ पैसिफिक रूट है। जो हमारा नेक्स्ट सी रूट है वो है साउथ पैसिफिक सी रूट। साउथ पैसिफिक सी रूट कनेक्ट करता है साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ में और ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ में। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से इस रूट के थ्रू नॉर्थ अमेरिका के लिए भी ट्रेड होता है थ्रू पनामा कैनाल। और ये रूट ईस्ट एशिया में सिचुएटेड जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनको भी कनेक्ट करने का काम करता है। जो हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट सी रूट है वो है मेडिटेरियन, रेड सी, इंडियन ओशन सी रूट। ये रूट पास होता है नॉर्थ सी से अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन से मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी से रेड सी, रेड सी से अरेबियन सी, उससे इंडियन ओशन होते हुए साउथ चाइना सी तक जाता है। इस रूट की इम्पोर्टेंस जो हुई आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल के बनने के बाद में इस रूट का डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाया, संभव हो पाया। ये रूट कनेक्ट करता है वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को नॉर्थ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका एंड एशियन कंट्रीज़ के साथ में, इंडिया के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में, मलेशिया के साथ में। जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं इस रूट पर वो हैं पोर्ट सईद जो पनामा कैनाल पर सिचुएटेड है, अडेन, कराची, मुंबई, कोची, कोलंबो, सिंगापुर, बैंकॉक और वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के जितने भी पोर्ट हैं
जैसे लंदन, ग्लासगो, इन सब के साथ में। जो इस रूट से इम्पोर्टेंट गुड्स हैं जिनका ट्रेड होता है वो गोल्ड, डायमंड, कॉपर, टिन, ग्राउंडनट, ऑयल पाम, कॉफ़ी, फ्रूट्स एटसेट्रा। जो हमारा नेक्स्ट रूट है वो है केप ऑफ गुड होप सी रूट। केप ऑफ गुड होप सी रूट यानी जब वेस्टर्न यूरोप से शिप चलते थे और वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पूरा क्रॉस करते हुए ईस्ट की तरफ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं केप ऑफ गुड होप सी रूट। जो अफ्रीका का बिल्कुल लास्ट साउदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको हम केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। तो जब शिप उसको क्रॉस करते हुए या उससे होते हुए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं केप ऑफ गुड होप रूट। ये अपनी इम्पोर्टेंस खो चुका है, अब इसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई है बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्वेज कैनाल। जो शिप पहले वेस्टर्न यूरोप से केप ऑफ गुड होप होते हुए इंडियन ओशन में एंटर करते थे, अब वो स्वेज कैनाल के थ्रू होते हुए, रेड सी के थ्रू होते हुए इंडियन ओशन में आ जाते हैं। तो उनका टाइम और कैपिटल दोनों बचते हैं। इसके इम्पोर्टेंट अभी भी इसके किनारे जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं वो हैं लंदन, केप टाउन, एडिलेड, मेलबर्न, सिडनी और वेलिंगटन। जो हमारा नेक्स्ट ओशनिक ट्रांसपोर्टेशन है वो है कोस्टल शिपिंग। कोस्टल शिपिंग मीन्स जो बड़े नेशंस हैं, ऐसी कंट्रीज़ जो साइज में भी बड़ी हैं और जिनके पास में लॉन्ग कोस्ट लाइन भी है, तो वो विद इन कंट्री सामान को भेजने के लिए एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक अपनी ही कंट्री में सामान भेजते हैं, जैसे यूएसए, चाइना, इंडिया। अब अगर यहाँ पर हम इंडिया का एग्जाम्पल लें तो मान लीजिए हमें मुंबई से कोई भी सामान चेन्नई भेजना है तो हम उसको सी रूट के थ्रू भेज सकते हैं। मुंबई से कोची भेजना है तो हम अरेबियन सी के थ्रू मुंबई से कोची यानी अपनी ही कंट्री में सामान भेज सकते हैं। अमेरिका को कोई सामान न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को भेजना है तो पनामा कैनाल के थ्रू एक अपनी ही कंट्री में भेज सकता है। तो इसको हम बोलते हैं कोस्टल शिपिंग, यानी जो बड़े कंट्रीज़ हैं जिनके पास लॉन्ग कोस्ट लाइन है वो एक सिटी से दूसरे सिटी में ओशन के रास्ते सामान या गुड्स को भेज रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोस्टल शिपिंग। वाटर ट्रांसपोर्टेशन में जो चीज़ अब हम पढ़ेंगे वो है मेन शिपिंग कैनाल्स। बहुत सारी शिपिंग कैनाल्स हैं लेकिन जो दो सबसे इम्पोर्टेंट हैं वो हैं स्वेज कैनाल और पनामा कैनाल। तो सबसे हम पहले पढ़ते हैं स्वेज कैनाल के बारे में। स्वेज कैनाल कनेक्ट करती है मेडिटेरियन सी को रेड सी से, और इस मेडिटेरियन सी के रेड सी से कनेक्ट होने की वजह से अटलांटिक ओशन कनेक्ट हो पाया इंडियन ओशन से। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैनाल है। इस कैनाल के डेवलप होने की वजह से शिप सीधे अब मेडिटेरियन सी से होते हुए रेड सी और रेड सी से होते हुए इंडियन ओशन में पहुंच सकते हैं। वही शिप जो पहले केप ऑफ गुड होप से घूम कर आते थे, अब वो इस कैनाल के डेवलप होने की वजह से सीधे वेस्टर्न यूरोप से मेडिटेरियन सी होते हुए, इस कैनाल से होते हुए, रेड सी से होते हुए इंडियन ओशन में एंटर कर सकते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा पैसा बचता है। ये 1869 में कंस्ट्रक्ट होकर तैयार हुई थी। जो नॉर्दर्न एंड पर पोर्ट है वो है पोर्ट सईद, यानी जो मेडिटेरियन सी के एंड पर पोर्ट है वो पोर्ट सईद, और जो रेड सी के एंड पर पोर्ट है वो पोर्ट स्वेज। इसकी जो लंबाई है वो है 169 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई कहीं पर 100 किलोमीटर तो कहीं पर 365 मीटर, 100 मीटर से 365 मीटर तक है। तो ये 100 से 365 मीटर तक इसकी चौड़ाई है। डेप्थ इसकी 16 मीटर के लगभग है। इस कैनाल से लगभग 100 जहाज 100 शिप एक दिन में पास हो सकते हैं। जो इस कैनाल को पास करने में टाइम लगता है वो 12 आवर के लगभग लगता है। जो इस कैनाल की ओनरशिप है वो इजिप्ट की गवर्नमेंट के पास में है। इस कैनाल के डेवलप होने की वजह से
बहुत सारा हमारा टाइम बचता है। जैसे इस कैनाल ने लिवरपूल से लेकर कोलंबो तक जो डिस्टेंस है वो 6400 किलोमीटर कम कर दी है, क्योंकि पहले शिप को केप ऑफ गुड होप घूम के आना पड़ता था, अब वो सीधे इस कैनाल के थ्रू इंडियन ओशन में एंटर कर सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट कैनाल है वो है पनामा कैनाल। पनामा कैनाल कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से। इसका जो डेवलप हुई थी ये कैनाल, वो डेवलप हुई थी 1914 में। इसकी लेंथ 80 किलोमीटर है, विड्थ 100 से 300 मीटर के बीच में है और इसकी डेप्थ है 13 मीटर। ये लॉकिंग सिस्टम से डेवलप्ड कैनाल है। लॉकिंग सिस्टम मीन्स कि यहाँ पर जो वाटर का लेवल है वो दोनों ही ओशन का अलग अलग है, तो यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम डेवलप किया गया है जिससे शिप को लॉक के थ्रू कभी ऊपर उठाया जाता है, कभी उनको नीचा किया जाता है और इस तरह से उनको एक ओशन से दूसरे ओशन में पहुंचाया जाता है। इस कैनाल की वजह से जो न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच की डिस्टेंस है वो लगभग 1300 किलोमीटर कम हो गई है। इसकी जो ओनरशिप है वो पनामा गवर्नमेंट के पास है। अटलांटिक ओशन की साइड में जो इसका पोर्ट है उसका नाम कोलन है और जो पैसिफिक ओशन की साइड है उसका पनामा सिटी।